अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, पंजाब और सिंध के बाद मरकज़ और खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत साजी का अमल तकमील के करीब पहुंच गया है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का इंतखाब अमल में आ चुका है। लेकिन उसके साथ साथ हम आज आपको बताएंगे कि कौमी असम्बली में आमिर डोगर ने और उसके साथ खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में नौ मुंतखब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने क्या गैर मामूली बात की है और क्या मुल्क को दरपेश सियासी और मुआशी चैलेंज से निपटने के लिए आने वाले दिनों में हमें क्या कौमी इत्तफाक राय मिलता नजर आएगा। और इसके साथ बात करेंगे कि मौलाना की हुकूमती इत्तेहाद के साथ आंख मचोली का सिलसिला जारी है। सवाल यह है कि हुकूमती इत्तेहाद मौलाना से इतना ज्यादा परेशान क्यों है और हुकूमती इत्तेहाद को मुमकिन तौर के ऊपर मौलाना अगर हुकूमत में शरीक नहीं होते उनको क्या उनसे सियासी खतरा लाहक है। और इसके साथ बात करेंगे कि एमकॉम और नून लीग के मबैन एक अहम तरीन आइनी तरमीम पर एक मुआहिदा तय आ गया है, जिसके तहत आइन के आर्टिकल 140 में तरमीम होगी। इस तरमीम से सूबों को मिलने वाले फंड्स बरह रास्त दिल्ली हुकूमतों को मिलेंगे, जिससे यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान की जो तरक्की और अवाम के मसाइल हल करने का ख्वाब था वो हल हो सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या मुस्लिम लीग नून आने वाले दिनों में एमक्यूएम के साथ होने वाले इस मुआहिदे की पासदारी करेगी। और इसके साथ बात करेंगे कि पहले बानी पीटीआई की तरफ से आईएमएफ को एक खत लिखा गया और उसके बाद अमेरिका के अंदर कुछ ऐसी लॉबिंग फर्म भी मुतहर्रिक थी, जिसके बाद अब ये इतलात सामने आई हैं कि अमेरिकी अरकान कांग्रेस ने इंतजामिया को एक खत लिखते हुए ये सिफारिश की है कि पाकिस्तान में जब तक इंतखाबी धांधली की तहकीकात नहीं की जाती उस वक्त तक नई पाकिस्तानी हुकूमत को तस्लीम ना किया जाए, जिसके नतीजे में एक बहुत खौफनाक किस्म का एक सियासी और मुआशी एक बहरान पैदा हो सकता है। इसके मुमकिन तौर के ऊपर इसके क्या असरात होंगे और पीटीआई क्यों इस लेवल पर जाने पर मजबूर हुई, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि करप्शन के मेगा स्कैंडल से मुतल्लिक नैब एक मरतबा फिर मुतहरिक हो चुकी है और कौन से ऐसे मेगा स्कैंडल्स हैं जिनके मुलव्विस जो बड़े किरदार हैं उनके गिर्द न सिर्फ घेरा तंग कर दिए गए बल्कि उनके नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर दिए गए हैं। तीन इश्यूज पर बात करने के लिए स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं ख्वाजा मतीन साहब, सीनियर तज्जियेकार हैं, जबकि टेलीफोन लाइन पर अब से कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफ जही साहब। लेकिन उससे पहले नाज़रीन हम आपको ये दो शॉर्ट सुनवाते हैं जिसमें आमिर डोगर ने कौमी असम्बली में जबकि नौ मुंतखब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में अपने खिताब के दौरान क्या गैर मामूली बात की। उसके बाद हम बात करेंगे शौकत यूसुफ जही साहब के साथ। जी जनाब स्पीकर, आपने नेशनल कंसेंसस की बात की। लतीफ खोसा साहब और अली मोहम्मद खान साहब हम जेल में गए। मेरी सारी 4 महीने की जेल कैदो बंद की सोबतें, सारे मसाइल, सारी मुश्किलें खत्म हो गई जब मैंने उस मर्द कलंदर को देखा जिस हौसले के साथ वो बैठा है, जिस दलेरी के साथ वो बैठा है। और उसने कहा कि मैं इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क के 25 करोड़ अवाम की खातिर रिकंसिलेशन के लिए तैयार हूं, लेकिन सबसे पहले मेरा मैंडेट मुझे वापस दिया जाए, उसका अदाला किया जाए। अपनी इस्लाह करें, अपनी इस्लाह करें, इसका अदाला करें। हम इंतकामी कार्रवाई नहीं चाहते। ये मुल्क भी हमारा है, ये इदारे भी हमारे हैं, ये रियासत भी हमारी है, लेकिन हम इस्लाह चाहते हैं। क्योंकि अगर हम इस्लाह नहीं करेंगे तो आज मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ होगा, परसों उसके साथ होगा, तरसों उसके साथ होगा। नाज़रीन, ये आपने दोनों रहनुमाओं की ख्यालात को सुना। इसके साथ अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफ साहब। शौकत साहब आपका बहुत शुक्रिया। शौकत साहब आपसे जानना चाहूँगा, आमिर डोगर साहब ने इस बात का ऐलान किया है कि बानी पीटीआई वो तमाम सियासी जमातों के साथ बातचीत करने को तैयार है। पहले भी माजी में ये बात की गई लेकिन अमली तौर के ऊपर मामला आगे बढ़ते हुए हमें कभी दिखाई नहीं दिए। क्या इस मरतबा वाकई ही रिकंसिलेशन का प्रोसेस शुरू हो सकता है और कब तक इस बात का इम्कान है? देखिए, रिकंसिलेशन का ये नहीं कि चोरों के साथ बैठ जाएं। रिकंसिलेशन का मतलब ये है कि इस वक्त मुल्क जो मुश्किल में है, जो पॉलिटिकल बहरान के अलावा जो माशी बहरान है, उस माशी बहरान को हल करने के लिए हम तजावीज भी दे सकते हैं, हम हर किस्म की हेल्प कर सकते हैं। लेकिन उस सूरत में जबकि अगर आप मैंडेट चोरी करके दस्ती वो करेंगे तो इस तरह नहीं होगा। इस तरह किसी पीटीआई जो है वो अपने मौकफ से नहीं हटे। लेकिन अगर मैंडेट चोरी हुआ है वो वापस कर दे तो देखिए हमारी 170 स्ट्रेंथ बनती है, हमारी तो ऑलरेडी हुकूमत बन सकती है अगर। और इस वक्त जो पाकिस्तान के जिन बहरानों का सामना है उनमें सबसे अहम बात यह है कि माशी बहरान है और उसका हल जो है वो आपको पता है कि आईएमएफ की जो शराइत है
वो अगर लूली लंगड़ी हुकूमत अगर मानेगी और उसको इम्प्लीमेंट करेगी तो वो तो आवाम नहीं मानेंगे। अब दूसरी महीने आप देखेंगे आवाम सड़कों पे होंगे, तो एक नया बहरान सर उठाएगा। ठीक। इसलिए हमने कहा कि हमारा मौका भी ये है कि अगर ये मैंडेट वापस कर दिया जाता है तो हम तो अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार हैं, हमें कोई इशू नहीं है। लीगल बैटल भी कर रहे हैं, हम अदालतों में भी गए हैं। मेरा अपना केस इलेक्शन कमीशन में है, 6 तारीख मुझे दी गई है। हम ये नहीं कह रहे कि हमें ये दें हम, लेकिन हमारा मैंडेट जो है वो तकसीम ना हो, बंदर बांट ना हो के। और दूसरी बात है कि कोई कानूनी वो होता है आईन और उस पर अमल दरामद की जरूरत है। अब जो हुआ बस हो गया, अब मजीद आइन के साथ खिलवाड़ ना हो। आइन क्या कहता है बड़ा वाजह है। अगर आपने 2019 के अंदर अगर आपने शाहजीगुल केस में जब बाप पार्टी में उनके 3 लोग शामिल हुए, इलेक्शन कमीशन ने खुद लेटर भेजा कि जी आप खवातीन के लिए नाम दें, तो आज क्या हो गया है? मतलब कोई नई चीज हो गई है, कानून में कोई तरमीम हो गई है, क्या हुआ है? वही 2017 एक्ट है जो उस वक्त भी था, आज भी है। तो दूसरी बात ये कि ये तो अभी गुमराह कर रहे थे लोगों को कि जी चूंकि ये पार्लिमानी पार्टी नहीं है इसलिए इसको हम सीट नहीं दे सकते। लेकिन आप आइन का आर्टिकल पढ़ लें, उसमें पार्लिमानी पार्टी का जिक्र ही नहीं है, उसमें तो पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र है। तो क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है सियासी? ठीक। तो असल चीज ये कि ये देना नहीं चाहते, इनकी नियत ठीक नहीं है। और जब नियत खराब हो तो ये चाहते हैं कि चूंकि PMLN को अक्सरियती वो नहीं मिल सकी थी, तो अब वो चाहते हैं कि किसी तरीके से उनको मजबूत की जाए। शौकत साहब, आपकी बात बजा है। सब जमातें एक दूसरे की नीयत पर शक करती हैं, जिसके नतीजे में आज मामला इस नहज पर पहुंच चुके हैं जिसका खमियाजा इस मुल्क की आम आदमी और आम आवाम भुगत रही है। खवास को तो शायद इतना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने आइन और कानून की पासदारी की बात की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बावजूद आपने बानी PTI की हिदायत के ऊपर आपने IMF को खत लिख दिया, जिसके बायस अब तमाम सियासी जमातें आपको कड़ी तनकीद का निशाना बना रही हैं। आप बड़ी मुश्किल से दोबारा मेन स्ट्रीम में आए हैं, क्या आपको इस मौके के ऊपर IMF को खत लिखने से इत्तेनाब नहीं करना चाहिए था? देखिए, ना पार्टी को नुकसान होगा ना मुल्क को नुकसान होगा। ये मुल्क के फायदे में है। अगर आप कर्जा लेते हैं तो अवाम के नाम पे कर्जा लिया जाता है। इससे पहले कितने कर्जे लिए गए आपको किसी को पता चला? ये जो 2 साल गुजरे हमारे, इन 2 सालों में क्या कोई कर्जा नहीं लिया गया? और जब इमरान खान की हुकूमत खत्म की जा रही थी तो उनका सबसे बड़ा इल्जाम क्या था कि जी महंगाई है। उसके बाद 2 सालों में आप देखें महंगाई किस तरह पहुंची और इकोनॉमी क्या बेहतरी हुई, मुझे बताए ना। कोई बेहतरी ला सके ये 2 सालों में? ऐसे ही वक्त जाए क्या कौम का इसारदार बड़ा वो बन के आया था कि जी मेरे पास तो मैं तो डॉलर को 150 से ऊपर नहीं जाने दूंगा, 200 से ऊपर नहीं जाने दूंगा। जो इमरान खान की तरफ से जो खत लिखा गया, लेकिन वो कहते हैं कि आप लोगों की वजह से हमें खमियाजा भुगतना पड़ा। मौशी, आपने IMF से निकले प्रोग्राम से, जिसका खमियाजा भुगतना पड़ा। आप रोके, उन्होंने उनको याद दहानी कराई गई है। जिस तरह वो आके इमरान खान से मिले थे उस वक्त, उन्होंने यकीन दहानी मांगी थी कि जब हम ये प्रोग्राम दे रहे हैं तो PTI उसकी यकीन दहानी कराए। तो PTI ने उनको याद दिया अपना वही कि जी हमने तो इलेक्शन का कहा था कि फेयर एंड फ्री कराए, तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुए। तो कम से कम आप जो है ना इस पे भी फोकस करें। तो ये कहने का मकसद ये नहीं है कि हमने कोई रुकावट डाली है या कोई किस। शौकत यूसुफजई साहब, अगर खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, अगर IMF के इस खत पर अमल दरामद होता है तो पाकिस्तान अगर दिवालिया हो जाता है, रुपया दोबारा डीवैल्यू हो जाता है, तो मुश्किलात तो आवाम ने बर्दाश्त करनी है ना। तो इस पे तो आप इस तनकीद से अपने आप को बचा नहीं सकेंगे आवाम की। आवाम तो छोड़ेंगे नहीं आपको, और आपका 2 करोड़ वोटर भी मुतासिर होगा उससे। देखिए, मेरे ख्याल से पाकिस्तानी आवाम जो है ना वो आपको भी देख रही है, मुझे भी सुन रही है। जितना जाती एक पार्टी की सियासी जमात के साथ हुई पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं होगा। दीवार से लगाया गया, उसका निशान छीना गया, उसका लीडर जेल में डाला गया, हमारे वर्करों को जेलों में डाला गया, हमें कंपेन नहीं करने दिया गया। उसके बावजूद आवाम ने फैसला दे दिया ना। तो सबने बर्दाश्त इसका किया। मतलब है कि आवाम PTI को चाहती है। यही तो मसला है सारा, यही तो मसला है। जब इमरान खान कह रहा था कि मैं रूस से सस्ता तेल लेना चाहता हूँ और सस्ती गंदम खरीदना चाहता हूँ, गैस खरीदना चाहता हूँ, तो उस वक्त तो सारे हो गए कि नहीं जी आप मुझे बताएं कि अमेरिका से हमें कितना फायदा हो रहा है। अब ये जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है, 18 अरब रुपए में जुर्माना अदा करना पड़ेगा, 18 अरब डॉलर। अगर हम, तो क्या अमेरिका ये पैसे हमें लौटाएगा? मतलब ये कि अमेरिका देखिए एक मुल्क है, हमारे साथ अगर वो दोस्ती रखना चाहता है तो किसी उसकी बुनियाद पे रखना चाहिए ना। ये तो नहीं है कि हम उसकी कॉलोनी बन के उस पर वो करें।
यही हम चाहते थे। इमरान खान यही चाहता है कि अपने पैरों पे खड़ा होना है इस मुल्क में, और कैसे खड़ा होना है कि हमारे पास इर्द और भी ममालिक हैं, हम उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करके अपनी मईशत को दुरुस्त कर सकते हैं। ये किस चक्रों में हम पड़े हैं जी, हम किस उस उम्मीद पे खड़े हैं कि अमेरिका आएगा और हमें दुरुस्त करेगा? कभी सवाल ही पैदा नहीं होता। उनके अपने मफादात हैं। बिल्कुल ठीक। शौकत जी, एक जानिब आप कहते हैं कि आप कहाँ से अमेरिका आएगा और इनको दुरुस्त करेगा, एक जानिब आप लोग हकीकी आज़ादी का बयानिया देते हैं, डिक्टेशन ना लेने का कौम के सामने वादा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों ने IMF को ख़त लिखा। उस खत के बाद से पहले कुछ ये इतलात भी थी कि वहाँ पर आपने कुछ लॉबिंग फर्म की खिदमात हासिल कर रखी हैं, वो भी एक्टिव थे। और आज की खबर ये है कि अमरीकी अरकान कांग्रेस ने इंतजामिया को ख़त लिखते हुए ये सिफारिश की है कि पाकिस्तान की नई हुकूमत को उस वक्त तक तस्लीम ना किया जाए जब तक इंतखाबी धांधली की तहकीकात नहीं हो जाती। तो सर ये बताइए कि अगर ऐसा कोई वहां से बातचीत सामने आ जाती है, कोई ऐसा एक्शन सामने आ जाता है, IMF का प्रोग्राम डिले हो जाता है, तो आपको अंदाजा है कि मुल्क के लिए किस हद तक तबाहकुन साबित होगा और उसके अंदर की रोल आप लोगों का होगा? किसी भी मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात के रवाबित रखना चाहते हैं, ये हमारी पार्टी की पॉलिसी है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम किसी की गुलामी करें, वो हमें डिक्टेट करे। आप मुझे बताएं फिर कि खत भी आप उन्हीं को लिखते हैं? 95 में गैस पाइपलाइन का इफ्तिताह हुआ है, वो मायदा हुआ है। फिर आज क्या वजह है कि हमारा गैस पाइपलाइन रुक गया है, जबकि ईरान अपना हमारी सरहद तक वो अपनी पाइपलाइन बिछा चुका है। हम हिचकिचा रहे हैं कि जी अमेरिका नहीं छोड़ रहा है। तो देखिए मेरी बात सुनो, ये अमेरिका ठीक है अपनी जगह, होंगे ताकतवर ममालिक होंगे, लेकिन जब पाकिस्तान की मईशत सिसक शायद रही इसलिए है तो आपने खत लिखे और उसमें आपका कोई साथ नहीं दे रहा, जी। तो फिर तो आपको हक है ना कि आप अपना कोई रास्ता तलाश करें। ये तो गुलाम हैं, इनके तो पैसे वहां पड़े हैं ना, जो इस पर हमारे ऊपर मुसलत किए जा रहे हैं, इनके तो वहां पे सांसे पड़े हुए हैं। ये बिल्कुल ना सामना कर सकते हैं, ना मुल्क बचा सकते हैं, ना ये आएंगे इसी तरह। मुझे बताएं कि 2 साल हो गए इमरान खान को हटाया है, 2 सालों में आपकी जो गैर मुल्की सरमायाकारी है वो $1.7 बिलियन पे आ गई है पूरे साल की। के पड़ोस मुल्कों में ये एक दिन की सरमायाकारी है। शौकत यूसुफ जई साहब, खैबर पख्तूनख्वा में तरीके इंसाफ की हुकूमत बन गई है, अली मीन गंडापुर साहब वज़ीर आला बन गए हैं, लेकिन वो जिस निज़ाम के तहत, जिस इलेक्शन कमीशन के नतायज के उनके नतीजे के तौर पर उनको वज़ीर आला बनना पड़ा और पख्तूनख्वा में आपको 2 तिहाई अक्सरियत मिली, उसी इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। ये 2 अमली नहीं है? नहीं, जिले में क्यों खत्म हो जाएंगे? इलेक्शन कमीशन ने तो अपना पूरा जोर लगा के हमें आउट किया ना। हम जो खैबर पख्तूनख्वा में हम जितने भी सीनियर लोग हैं, क्या हमारे मैंडेट चोरी नहीं किया उन्होंने? 8 तारीख को हम जीते थे, 9 को जो है ना कोई और जीत गया। ये कभी हुआ है तारीख में? पहले जो फॉर्म 45 पड़े हुए हैं उनकी जारी करते, हम कहते हैं उस पर फैसला करें, उस पर भी नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये तो देखें, ये इंतशार फैलाने के लिए इंतखाबात हुए हैं ना। मुझे बताएं कि कभी भी इलेक्शन जो होते हैं ना, लोगों की उम्मीदें वापस होती हैं। आवाम चाहती है कि इलेक्शन हो, उसके बाद उनकी तकदीर बदले, मुल्क के हालात बदले, या तो इंतशार फैल रहा है और जानबूझ कर रहे हैं। जो इस वक्त हमारी 30 सीटें जो मखसूस सीटें हैं जो उसको रोका हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने तो रोका हुआ है। इनको क्या तकलीफ है? ये क्यों इस तरह कर रहे हैं? मुल्क दुश्मनी नहीं है ये, मतलब ये चाहते हैं कि सियासी आदम इस्तेकाम रहे इस मुल्क के अंदर। तो हम तो चाहते हैं कि इस्तेकाम आए, लेकिन अगर खुद करेगा इलेक्शन कमीशन और वो मुसल्लत है और वो, तो इसका मतलब है कि ये नालायक इलेक्शन कमीशन है। अच्छा शौकत साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी उम्मीदों के साथ जमीयत उलमा इस्लाम के साथ जाके एक इंतखाबी धांधली के खिलाफ इत्तेहाद किया, क्योंकि आपको उम्मीद थी कि आप दोनों इकट्ठे चल के आने वाली हुकूमत के लिए एक प्रेशर ग्रुप का रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता, सुबह दोपहर शाम, जब हुकूमती इत्तेहाद दौड़े दौड़े ना जाए मौलाना फजल रहमान साहब को मनाने के लिए। अभी तक वो अगरचे उनको राम नहीं कर पाए, लेकिन आज नवाज शरीफ साहब ने उनसे मुलाकात की। अभी इतलात ये आ रही है कि उन्होंने कभी नवाज शरीफ साहब की बात नहीं टाली। वैसे आप क्या समझते हैं कि क्यों हुकूमती इत्तेहाद मौलाना साहब से इतना परेशान है कि उनको हर सूरत वो अपने साथ शामिल करना चाहते हैं, और अगर उनके साथ वो चले जाते हैं तो PTI का जो एक स्टैंस था, एक जो एफर्ट थी, जो एक मूव थी कमिंग डेज में कि आप इंतखाबी धांधली के खिलाफ जाकर एक बड़ी एक मूव स्टार्ट करेंगे, तो क्या उससे मुतासिर होगी? देखिए मौलाना साहब, आपको पता है कि जब उधर भी थे तो स्ट्रीट पावर मौलाना साहब के साथ ही थी उस वक्त। बिल्कुल सही। या हमारे पास या उनके पास, ये सब जानते हैं। और उनको ये ख्वाहिश है कि दोनों अगर ये इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा हुकूमत का चलना।
तो वो तो देखें, वो तो इसलिए खाइफ है कि उनके पास तो स्ट्रीट पावर है नहीं। उन्होंने तो चोरी डकैती से जिस तरीके से भी इलेक्शन जीत के वो आ गए हैं, अब उनको कौन संभाला देगा? आवाम तो उनके साथ नहीं है। तो इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि जो भी उनके इत्तेहादी रहे हैं, मतलब वो उन सिर्फ एक इत्तेहादियों को जमात है वापस जो लाए। धांधली किसी नहीं को करती, वजारत डकैती ऑफर नहीं की जा करती। रही है, किसी को सदारत ऑफर जी। की जा रही है, किसी को। देखिए, मुल्क का तो मफाद नहीं है ना। मुल्क का अगर ख्याल है तो ये क्यों बंदरबांट के लिए तुले हुए हैं? इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि जी ये सीटें हम में तकसीम की जाए। हमने तो हुकूमत लेनी नहीं है, आपने हुकूमत करनी है, आप करें, आपको मुबारक हो। लेकिन पराए हक लेकर आप मतलब ये कि आप चाहते हैं कि उस सियासी इस्तेकाम रहेगा। आवाम हमसे भी पूछ रही है ना कि भाई हमने आपको वोट दिया, ये कहाँ चला गया? तो उसका जवाब कौन देगा? इसलिए हम कहते हैं कि अपोजिशन में बैठना चाहते हैं और हम मईशत को भी बेहतर करना चाहते हैं और मुल्क के साथ भी चलना चाहते हैं। बिल्कुल सही। तो इस हालात में आप हमारा मैंडेट ना लें। जो अच्छी आपने approach चोरी है ये, किया उसको बिल्कुल। तो आपको हिसाब देना पड़ेगा, लेकिन जो इस वक्त आप महसूस नशिस्तों के साथ कर रहे हैं, ये हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करते। ये तो फिर असेंबली नहीं चलेगी। ठीक, बिल्कुल सही। शौकत यूसुफ से आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। और आपकी एक अच्छी अप्रोच है कि आप मसाइल को हल करने के लिए इकट्ठे बैठने को तैयार हैं, बातचीत करने को तैयार है। लेकिन जहां पर इंतखाबी धांधली की बात है तो आपको भी ऐसा एजिटेशन नहीं स्टार्ट करना चाहिए कंट्री वाइड जिसके नतीजे में सियासियत में इस्तेहकाम पैदा हो, उसके साथ साथ आम आदमी की जो मामूलात ज़िंदगी है वो मुतासिर हो। हाँ, एक कानूनी और आइनी रास्ता मौजूद है इंतखाबी धांधली के खिलाफ स्ट्रगल करने के लिए, उसको PTI को डेफिनेटली अडॉप्ट करना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इसी इशू को थोड़ा सा मज़ीद डिस्कस करेंगे और उसके साथ एक इनसाइड स्टोरी भी आपके साथ शेयर करेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान आखिर हुकूमती इत्तेहाद के साथ आंख मचोली का सिलसिला क्यों जारी रखे हुए हैं और हुकूमती इत्तेहाद क्यों खाइफ है, क्यों परेशान है कि अगर मौलाना हुकूमत में हिस्सा ना बने तो उनके लिए वो बहुत संगीन चैलेंजेस का बाइस बन सकते हैं। इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। खास साहब, आपने शौकत यूसुफ साहब की तफसीली गुफ्तगू भी सुनी, उससे पहले हमने आमिर डोगर का शॉट सुनाया अपने नाज़रीन को, वो भी आपने सुना। अली मीर गंडापुर ने भी एक अच्छे ख्यालात का इजहार किया। आज जब पहला उनका बतौर जब मुंतखब वज़ीर आला हुए तो उसके बाद उन्हें जिन ख्यालात का इजहार किया वो एक अच्छा रिफ्लेक्शन थी जो माजी करीब में और भी सियासी रहनुमाओं ने इस बात की कि इंतकाम के ऊपर हम यकीन नहीं रखते और हम नहीं चाहते जिन हालात से हम गुजरे हैं और सियासी रहनुमा भी उससे गुजरे। तो कहीं ना कहीं एक थॉट की रिफ्लेक्शन है कि मामलात को बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एजिटेशन भी करना चाहते हैं, सिचुएशन को ट्रिगर भी करते हैं और मिल बैठने को भी तैयार नहीं है। तो आप तवक्को करते हैं कि आने वाले दिनों में PTI जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल का रूप धार चुकी है, आने वाले दिनों में कोई पोलिटिकली वो सेंसिबल वे में बिहेव करेंगे और चीज़ों को बेहतर बनाने में, मुख्तलिफ मामलात के ऊपर कौमी इत्तेफाक राय पैदा करने के अंदर वो अपना किरदार अदा करते हुए आपको दिखाई देते हैं? भट्टी साहब, इनकी जो गुफ्तगू सुनी है शौकत यूसुफजई साहब की, अली मीर गंडापुर भी जो बात कर रहे हैं, जो बात आमिर डोगर ने भी की है, ये मशरूत गुफ्तगू कर रहे हैं जी कि पहले हमारा जो मैंडेट है उसको तस्लीम किया जाए। यानी कि हम पहले दिन से कह रहे थे कि PTI अगर ना जीती तो उन्होंने इलेक्शन तस्लीम ही नहीं करना। जहां वो जीत गए हैं वहां तो इस बात को वो तस्लीम करते हैं। इन्होंने मेरे ख्याल में जो इन पर सोबतें आई, कड़ा वक्त आया, थोड़ा सा सबक सीखा है। इनको मज़ीद सबक सीखने की ज़रूरत है क्योंकि ये जो मौका उन्हें मिला है एक दफ़ा फिर, वो देखें, ये बार बार तारीख़ आपको मौका नहीं देती। इसको वो अपने लिए गनीमत जाने और अच्छा जेस्चर दें। जहाँ से वो जीते हैं यहाँ वहाँ भी वही इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात कराए हैं, वही इलेक्शन कमिश्नर थे और वही उनका अमला था। Exactly. लेकिन ये हमारा मसला है, एक अलमिया बन गया है। आप शुरू दिन से जो क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक जितने भी इंतखाबात हुए हैं, हारने वाला अपनी शिकस्त तस्लीम करने को तैयार ही नहीं है। अब इनको आगे एक तकरीर उन्होंने की है जो रिकन्सिलेशन का जिक्र किया अली मीर गंडापुर ने, साथ ही उन्होंने एक धमकी भी लगाई है जो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को कि आप 7 अय्याम के अंदर ये जो 7 मई के केसेस हैं उनके साथ उन्होंने पख लगाई है जो गलत बनाए गए हैं 9 मई के 9 मई के, तो उन केसेस को आप 9 मई के केसेस वो मुकदमा खारिज कर दें। और जिन्होंने काम किया है, पहले क्या गलत केसेस किए हुए हैं उन्होंने? क्या आपने फौजी अदारों पर हमले नहीं किए 9 मई को? क्या आपने यादगारें नहीं तोड़ी? मैं कहता हूं कि अब कम लोग गिरफ्तार हैं, ये तो ज्यादा लोग। ये कहना चाहिए था कि जो मासूम हैं उनके खिलाफ कानून के अंदर उनको इंसाफ मिलना चाहिए और जिनके हाथ रंगे हुए हैं उस कौमी जुर्म के अंदर उनको अदालतों के ऊपर छोड़ देना चाहिए, अदालतें उनका फैसला करेंगी। खास भट्टी साहब, ये जो एक सूबे के इंतजामी सरबरा भी हैं वज़ीर आला, इस तरह तो वो पुलिस को आएगा यकीनी तौर पर। ये मैं आपको कह रहा हूं कि इनको अगर इन्होंने बतौर इसको जो इनको मिला है मौका, इसको बतौर गनीमत ना समझ के इस्तेमाल किया
तो रियासत के पास और भी बड़ी चीजें हैं। बिल्कुल सही। ये दीवार से सर टकराएंगे तो सर इनका जख्मी हाँ होना। साहब, रियासत के पास तो और भी ऑप्शन है, लेकिन relaxation की मुझे है। मुझे ये बताइए, जहां पर उन्होंने इस सोच का मुजाहरा किया, लेकिन उसके साथ IMF को खत लिखा, खुद कहते थे डिक्टेशन नहीं लेंगे, हकीकी आज़ादी, अपने बयानी को दफन कर दिया। उसके बाद अब इनके खत के बाद वहां पे एक लॉबिंग फर्म भी एक्टिव थी, जिसके नतीजे में अमरीकी अरकान कांग्रेस ने इंतजामिया को खत लिखते हुए ऐसा खौफनाक एक रिकमेंडेशन दी है कि पाकिस्तान की नई हुकूमत को बिल्कुल उस वक्त तक तस्लीम ना किया जाए जब तक इंतखाबी धांधली की तहकीकात नहीं होती। ये तो पाकिस्तान को दोबारा एक सियासी और बदतरीन मौशी बहरान से दो चार करने की एक कोशिश है, मुबैना तौर पर एक साजिश है। तो अब इनको एहसास नहीं है कि हम ये क्या करने जा रहे हैं? मतलब जिनके ऊपर इल्जाम लगाते थे उन्हीं से अब कह रहे हैं कि आइए कि हमारे घर के अंदर आके आप अपना रोल प्ले करें। आलमी अदारों और दूसरे ममालिक को जिनके खिलाफ इन्होंने नारा दिया था, क्या हम गुलाम हैं, ये उस नारे का असली रूप आप देख लें। ये है असली रूप। ये लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं। ये है इस मुल्क के असर मीर जाफर, मीर सादक, जो चेयरमैन बानी PTI कहते थे। ये है उसका वो रवैया। आप दुनिया अपने वोटर्स को गुमराह करने के लिए ये बात करते हैं कि हम किसी के गुलाम नहीं है। हकीकी आज़ादी, ये आपकी हकीकी आज़ादी है। आप IMF को खत लिखते हैं कि पाकिस्तानी अवाम को पैसे न दिए जाएं। ये है गद्दारी इस मुल्क के साथ। क्या लिखते हैं उस खत में? उस खत में ये भट्टी साहब लिखते हैं आखिर में कि हम अगर आप हमारा मुतालबा मान लेते हैं तो पाकिस्तान और उसके अवाम आपके हकीकी खादम और ताबेदार रहेंगे। ये है इनका नकाब उतरा है। ये इन्होंने जो नकाब ओढ़ा हुआ था अपने मुंह पर। आप कौन सी गुलामी नामंजूर की बात करते हैं? ये गुलामी है कि आप दुनिया को दावत दे रहे हैं? क्या मुझे बताएं, IMF का मैंडेट है कि उनका तो मालियाती इदारा है, उनका क्या काम है इलेक्शन की ऑडिट करना? ये आप नए रास्ते दिखा रहे हैं आलमी इदारों को। आपको शर्म आनी चाहिए। आप इस मुल्क के साथ मुखलस हैं। यही मुल्क है जिसकी वजह से आज आपका पख्तूनख्वा में वज़ीर आला बना है। यही वो मुल्क है। इस बात को, ये सोचने को, समझने को, मानने को तैयार ही नहीं है। खान साहब देखें, जिसने खत लिखा है वो फ्राडिया देखें, उस फ्राडिया को देखें, रऊफ हसन को। वो खुद अमेरिकन ग्रीन कार्ड होल्डर है। ये फ्राडिया हमें बताएंगे हमारी आवाम को, जो आम आदमी का दर्द इनके दिल में है। उनको इतनी हया नहीं है कि आप अमेरिका से मदद मांग रहे हैं और पाकिस्तानी अवाम की नुमाइंदगी करते हुए पहले अमेरिका की शौरियत तो छोड़े। वो बेशरम आदमी वो खत लिखता है जो खुद अमेरिका का बशिंदा है, वो हमें डिक्टेट करेगा। इनको पहले उसको निकालना चाहिए। ये जो जुर्म है, मैं बताऊं भट्टी साहब आपको, ये जो लॉबिंग फर्में लेकर लोगों को पागल बनाया हुआ है। यहां पागल नहीं है लोग, ये कहते हैं नहीं शऊर आ गया। ये शऊर दिया है लोगों को कि आप इधर एक रवैया इख्तियार करते हैं कि हम किसी की गुलामी नहीं मंजूर करेंगे, उधर आपका दूसरा रवैया है। आप लोगों को दावत दे रहे हैं, अमेरिका को दावत दे रहे हैं कि वो आके ये मुल्क चलाए। आगे सुन लीजिए ना, कहते हैं कि सितम ज़रीफी का आलम ये है कि अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स को ये बताने को तैयार नहीं है कि अगर IMF का प्रोग्राम 2-3 माह भी तखीर का शिकार हो गया, डॉलर की वैल्यू कहां पर चली जाएगी, पेट्रोल आटे की सूरत क्या होगी, और खुदा ना खास्ता हमारे मुंह में खाब जो ये चाहते हैं कि ये प्रोग्राम डिले हो, पाकिस्तान डिफॉल्ट करे, डिफॉल्ट के नतीजे में पाकिस्तान में बदतरीन सूरत हाल होगी। दुनिया आपसे काम करने को तैयार नहीं होगी, पेट्रोल गैस दस्तयाब नहीं होगा, लोग 2 वक्त की रोटी को तरसेंगे। उसके अंदर जब ऐसी सूरत हाल अल्लाह करे पैदा हो तो इनके अपने वोटर्स जिन्होंने आपको मैंडेट दिया, 2 करोड़ से ज्यादा जो आपके वोटर है, वो भी उससे मुतासिर होंगे। इसको समझने को ये तैयार नहीं है। मैं समझता हूं कि ये रियासती अदारों की कमजोरी है। जब अगस्त 2022 में जो इस मुल्क का वफाकी वजीर खजाना रहा शौकत तरीन, उसकी ऑडियो तैमूर जगड़ा के साथ लीक हुई थी, उसको तो माफ कर दिया गया है, उसको तो सारे गुनाह माफ कर दिए गए। अगर उनको सजा मिल जाती, आज जैसे हो रहा है, 9 मई के जो मुजरिम हैं जिन्होंने पाक फौज के शोहदा की यादगारों को मसमार किया है, आज अगर उनको छूट मिलेगी, कल आप ये तवक्को ना करें कि कोई पार्टी आपका साथ देगी। उन जो अफवाज पर हमले करने वाले, कौमी इमलाक पर हमले, उनको भी सजा जरूरी है। और मैं समझता हूं कि शौकत तरीन को आज भी कटहरे में खड़ा करें। और जो रऊफ हसन है, जो अमेरिकन बशिंदा है, जो खत लिखता है अमेरिका को कि IMF को कि मुदाहलत, खुली मुदाहलत की दावत दे रहा है, ये गुलामी नामंजूर है। इसको सजा ना दी आपने, मैं कह रहा हूं भट्टी साहब, ठीक तो फिर इस मुल्क में कोई आपका जानलेवा, आपका चलिए नामलेवा देखते हैं कि चूंकि ये साहब। जो खत लिखा गया नाज़रीन, ये बुनियादी तौर के ऊपर रियासत के खिलाफ एक मुबैना तौर के ऊपर एक इक़दाम है, और देखते हैं कि रियासत अब इसको किस अंदाज में लेती है, किस कानूनी तरीके के तहत इस मामले को टैकल किया जाता है। लेकिन हम तवक्को भी करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क़यादत जो इस वक्त हाउस में आ चुकी है, वो कौमी असम्बली हो या प्रोविंशियल असम्बलीज हो,
उनकी जो एक विजडम है वो क्या प्रवेल करती है कि अगर पाकिस्तान को इस मुश्किल तरीन सूरत हाल से दोचार करना है, या पाकिस्तान को मुआशी गड्ढे में फेंकना है, या उससे निकलने के लिए पीटीआई को अपने एक्ट पर, अपने थॉट्स के ऊपर क्या रिविजिट करने की जरूरत है। ये देखने होगा आने वाले दिनों में वो क्या तय करते हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल बहुत गंभीर है जो अमरीकी अरकान कांग्रेस ने खत लिखा है। तो नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, और क्या हुकूमती इत्तेहाद उन्हें राम करने में कामयाब हो पाएगा। इस पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, इंतखाबी धांधली के खिलाफ जब से पीटीआई ने मौलाना फजलुर रहमान के घर का रुख किया, उस वक्त से हुकूमती इत्तेहाद की सफ़ों में एक हलचल मची हुई है। खास अब मामला ये है कि हम देखते हैं कि कभी दिन के वक्त, कभी शाम में और कभी रात में मुसलसल मौलाना फजलुर रहमान के घर हुकूमती इत्तेहाद की टीमें मुसलसल जा रही हैं। कौन सा ऐसा सीनियर रहनुमा है जो नहीं गया, लेकिन अब जब मौलाना नहीं माने तो उसके बाद अल्टीमेटली आज नवाज शरीफ साहब को उनके साथ एक 1-on-1 मीटिंग करनी पड़ी, और एक वफद भी उनके साथ मौजूद था। बाद में उन्होंने भी उसके साथ मुलाकात की। मसला यह है कि बिल्कुल ऐसी सूरत हाल बनी हुई जिसे कहते हैं कि हुकूमती इत्तेहाद ने मौलाना को हुकूमत साजी के अंदर शामिल करने के लिए उसको ज़िंदगी मौत का मसला बना लिया। तो हमने थोड़ी जानने की कोशिश की कि क्या ऐसी वजह है कि जमीयत उलमा इस्लाम, जिनके पास कौमी असम्बली की मजमूई तौर पर 8 नशिस्तें हैं, अगर वो अपोजिशन में भी रहें और पीटीआई के साथ मिलकर अगर वो अपोजिशन बेंचों पर बैठते तो उसमें क्या कबाहत है। तो कुछ पता चला कि हुकूमती इत्तेहाद ये खतरा लेने, किसी सूरत मोल लेने को तैयार नहीं है। वजह क्या है? वजह वही जो शुरू में शौकत यूसुफ सईद साहब ने भी बात की और दीगर पीटीआई के लोग भी बात करते हैं, और वही वजह जिसकी वजह से पीटीआई वाले अपने माजी की तमाम तर इख्तलाफात को बलाए ताक रखते हुए मौलाना के घर पहुंचे थे, वो है मौलाना की स्ट्रीट पावर। जो हमने देखा 2021 के अंदर वो चले काफिला लेकर, तो इस्लामाबाद के अंदर आए, तो इक़्तिदार के वानों के अंदर उन्होंने इर्ताश पैदा किया, मुक़्तदरा के साथ उन्होंने बातचीत की, मुक़्तदरा को उनके पास चल के जाना पड़ा। ये उनकी स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से वो हुकूमती इत्तेहाद खौफ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को भी सड़कों पर निकलने का, बैठने का, धरनों का बड़ा तजर्बा है। और उसके साथ अगर मौलाना और इन दोनों की एक कम्बिनेशन बन गया तो ये एक ऐसा लीथल कम्बिनेशन बन जाएगा जो कि आने वाले दिनों में हुकूमत की नींदें उड़ा सकता है। तो ज़रूरी है कि हर सूरत में मौलाना को लाया जाए हुकूमत के अंदर। अब हुकूमत के अंदर लाने के लिए आपको पता है मौलाना साहब कितने बड़े एक निगोशिएटर हैं। वो भी चाहते हैं कि जितना मैक्सिमम मैं अपनी नाराज़गी खफगी का इजहार कर सकता हूँ, अगरचे कि उन्होंने अपना एहतजाज तो रिकॉर्ड करवा लिया है, सिर्फ अपना भी नहीं बल्कि नवाज शरीफ साहब के जो ग्रजेस थी वो भी उन्होंने अपने बयानात के जरिए से मंजर आम पर लाए। लेकिन उनकी दरीना ख्वाहिश थी इस मुल्क का सदर मुमलिकत बनने की, वो तो अब पूरी नहीं हो सकती। आसिफ जरदारी सब नजर जमाए बैठे हैं, और जरा ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने भी नून लीग को ये टास्क दिया कि आप इसको लीड करें, मौलाना को कायल करना जरूरी है। चूंकि आने वाले दिनों में जब सदर मुमलिकत का इंतखाब होने 9 मार्च को, तो उसके अंदर मरकज में और सूबाई असम्बली के अंदर GUI फे की आसिफ अली जरदारी को सदर बनवाने के लिए उनकी तावन दरकार होगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि आने वाले दिनों के अंदर अगर ये पीटीआई के साथ रहे तो फिर समझे कि हुकूमत की खैर नहीं है। तो इसलिए अब सर धड़ की बाजी लगाई जा चुकी कि मौलाना को हर सूरत कायल करना है। ख्वाजा साहब, नवाज शरीफ साहब जब भी मिले मौलाना साहब को तो उनका एक ऐसा एक ज़ाती ताल्लुक और उनकी एक आप कह लें कि उनकी ऐसी निगोशिएट वो करते हैं कि मौलाना को उन्होंने हमेशा कन्विंस कर लिए। तो आप क्या नज़र आता है आपको कि मौलाना साहब को 2-4 तगड़े ओहदे या वजारतें देकर किसी न किसी तरीके में ये मुस्तकबिल के हवाले से कुछ कमिटमेंट करके उनको गवर्नमेंट कायल करने में कामयाब होगी, और वो पीटीआई से इंतखाबी धांधली के खिलाफ जो उन्होंने एक महाज बनाने जा रहे थे उससे वो अलग हो जाएंगे? पीटीआई और मौलाना का जो है ना वो ऐसे ही है जैसे दिन और रात का मिलाप हो, आपस में बड़ा मुश्किल नज़र आता है। जी बिल्कुल। अब मैं समझता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जब नवाशी पर कड़ा वक्त था और वो पीडीएम के सरबराह बने, उन्होंने लीड किया। मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान से जब वो बाहर निकाला गया, जब वो बीमार थे, मियाँ नवाज शरीफ सेहत ख़राब थी उनकी, उसमें मौलाना का बड़ा अहम रोल है। मैं समझता हूँ कि दोनों बड़ी पार्टियों ने, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मौलाना के साथ ज़्यादती की है। जब से इंतखाबात के बाद शराकत इक़्तिदार का जो फार्मूले तय हो रहे थे तो उसमें आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ, मौलाना को ऑन बोर्ड ही नहीं लिया गया। बिल्कुल मौलाना का गुस्सा बिल्कुल जायज़ है, और मेरे ख्याल में जो आप एक बात तो आपने बिल्कुल दुरुस्त की है कि वो स्ट्रीट पावर उनके पास है, कोई शक व शबा नहीं। मेरे ख्याल में अब जो इनको जो एहसास है, नदामत है, वो गालब आया है। मियाँ नवाज शरीफ खुद चल के मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर गए हैं, लेकिन मौलाना की नाराज़गी इतनी ज़्यादा है, आपने बलूचिस्तान की हुकूमत भी बना ली, आपने उसमें भी कोई शेयर नहीं दिया। पख्तूनख्वा में तो सारी ज़मीन खींच के ले गई पीटीआई, तो मरकज़ में भी कोई ओहदा ऑफ़र नहीं किया आपने, सदारत नहीं दी, तो चेयरमैन सैनिटी बना देते आप उनके ओहदे को। अब नवाज शरीफ बैठे हैं, मियाँ नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान का साथ बड़ा पुराना है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मौलाना को इतनी आसानी से मानने वाले नहीं हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल नज़रियाती जो आइडियोलॉजी है
उसमें वो पीटीआई के साथ किसी सूरत नहीं बैठ सकते। हाँ, अगर पीटीआई उन्हें अपोजिशन लीडर का ओहदा ऑफर कर दे तो फिर मौलाना उधर भी जा सकते हैं। लेकिन देखें, मियाँ साहब बड़े बड़े चमत्कार पहले भी किए हैं, मौलाना के साथ उनके बड़े दरीना मरासिम हैं। ज़रदारी साहब भी अपनी सलाहियत, ज़रदारी साहब से वो बात करने को तैयार नहीं है। उन्होंने नवाज शरीफ को आगे किया है, लेकिन वो ज़रदारी साहब की जो ऑफर है वो नवाज शरीफ साहब यकीनी तौर पर साथ लेके गए होंगे। हाँ, इसीलिए वो मौलाना, ये पहले एक नशिस्त में भी मामला नहीं होगा, मैं बताऊं। उन्होंने आज अपनी, जब ख्वाजा साद रफीक बाहर आए मीडिया के सामने, उन्होंने बताया है, मेरे ख्याल में फार्मूला दिया है, वो कैसे राजी होंगे। ठीक। और लेकिन वो मुस्लिम लीग नून के बस का रोग नहीं है, जब तक पीपल्स पार्टी उसमें पावर शेयरिंग नहीं करेगी तो वो मौलाना को राजी करना बिल्कुल ठीक। बल्कि गुज़श्ता रोज़ नाज़रीन, हुकूमती इत्तेहाद के वफद ने मौलाना से एक सीक्रेट मीटिंग करने की कोशिश की, उनके घर पर नहीं, किसी और मकाम के ऊपर। लेकिन मौलाना जो इस वक्त अपने तमाम कार्ड बहुत खूबसूरत तरीके से खेल रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं, मीटिंग आपने करनी है तो आप मेरे घर आएंगे और मीडिया के नोटिस में आएगा मामला, बिल्कुल आना चाहिए, सीक्रेट मीटिंग नहीं होगी। तो मौलाना एक प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, अपना वेट एस्टेब्लिश करवाने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, इसराइल की तरफ से मासूम निहत्ते फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म बर्बरियत और इंसानी तरीक़े की बदतरीन मिसाल कायम करने का सिलसिला जारी है, जहाँ पर मासूम फ़लस्तीनियों के ऊपर ज़िंदगी का दायरा पहले ख़त्म हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा कहती है कि फ़लस्तीन के अंदर ज़िंदगी ख़त्म हो रही है और अमेरिका सिर्फ कहता है कि हम सोगवार हैं। वहाँ पर जब इमदाद के लिए इमदादी ट्रक पहुँचे तो वहाँ पर संगदिल और रुथलेस इसराइलियों ने वहाँ पर हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए से वहाँ पर गोलियों की बौछार कर दी, जिसके नतीजे में 100 से ज़ायद मासूम फ़लस्तीनी शहीद हो गए और अब तक 30,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। ख्वाजा साहब, ये वक्त भी दुनिया ने देखना था कि आप इमदाद के लिए 69 लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए और उनके ऊपर गोलियों की बौछार कर दी गई। कहाँ है अक़वाम मुत्तहिदा, कहाँ है इंसानी हकूक़ की तंजीमें, कहाँ है अक़वाम आलम, कहाँ है OIC, कहाँ है उम्मत मुसलमान? कोई बात करने को तैयार नहीं है, कहीं कोई इवन इंगेज करने को तैयार नहीं है, कोई मीटिंग होते हुए दिखाई नहीं दे रही। ये कैसा अलमिया है? भट्टी साहब, ये देखें, ये इतने अफसोस का मकाम है। अमेरिका कह रहा है कि हम सोगवार हैं। यार, तुम सोगवार, और 30,000 लोग वहाँ शहीद हो गए नेते, जिसमें बच्चों की बड़ी तादाद है, अवातीन की बड़ी तादाद है। ये बयान है, वो जंग रखवाएं उधर, मासूम लोगों की जानें बचाए। सॉरी, जो यूनाइटेड नेशन है वो कह रहे जिंदगी ख़त्म हो रही। तो आपको क्यों बनाया गया था? अभी ये यूनाइटेड नेशन चंदा मांगने के लिए बनाई गई थी। आप जाएं वहाँ, लोगों की जिंदगियां बचाएं। भाई, एक दरिंदा है इसराइल, उसको मासूम लोगों को हाथ पांव बांध कर उस दरिंदे के आगे फेंक दिया गया, उसकी हड्डियां नोच रहा है, बोटियां नोच रहा है। शर्म करो भाई, ये अदारे बंद करो, इनको ताले लगाओ। ये कहाँ गया नाम नहाद मगरब जी, वो कुत्तों की जो तंजीमें बनाई हुई, यहाँ खुलेआम 30,000 इंसान मर गए हैं। कोई ज़मीर है नाम की चीज़ है आलमी बरादरी में? कोई है इनका दरवाज़ा खटखटाए? या हमें ये ताकत से जो मुस्लिम उम्मा है वो कहाँ सोई हुई है? उठो भाई, गैरत खाओ, कोई इन मासूमों के लिए भी उठो। अगर आपने सिर्फ मस्जिदों में दुआएं करनी है, उनको को भी बचाए। इन जालिम का कोई हाथ पकड़ने वाला है कि नहीं है? कि इन्होंने वैसे मार देना इन लोगों को, मासूमों को? शर्म है, बिल्कुल सही। साहब, आपने दुरुस्त निशानदेही की। आलमी इदारों की हैसियत अपनी जगह के ऊपर, उसके साथ साथ उम्मत मुसलमान का जो बड़ा एक ऐसा किरदार है जिसके ऊपर अफसोस के अलावा और क्या कहा जा सकता है। कोई इंगेज करने को इवन तैयार नहीं, आलमी ताकतों को किसी को कन्विंस करने को तैयार नहीं है, कोई सालिस का किरदार अदा करने को तैयार नहीं है। इंटरनेशनल कोर्ट्स में केस तो जारी है, लेकिन न जाने कब उस केस का फैसला आएगा और कौन दरिंदगी का मुजाहरा करने वाले इसराइल के हाथों को रोक पाएगा, इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।